नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद आसिम। कभी कभी मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन याद आ जाता है और मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें किए बगैर सीधे मुद्दे पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। अमरोहा में 6 फरवरी 2019 को यानी पिछले साल एक गांव है मालकपुर और पुलिस स्टेशन है आदमपुर। यहाँ से एक नाबालिग लड़की अपने घर से अचानक गायब हो गई और तारीख मैंने आपको बता दिया 6 फरवरी 2019। अब बेटी गायब हो गई तो पिता का परेशान होना लाजमी था। पिता सुरेश कुमार ने आदमपुर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और न सिर्फ दर्ज करवाई बल्कि आपको पता है कि गांव में ज़मीन जायदाद, खेत खलिहान, इन चीज़ों के झगड़े वगैरह भी होते हैं। तो सुरेश कुमार जो कि किसान हैं, उन्होंने अपने ही गांव के 5-6 लोगों के खिलाफ जो है शक भी जताया और ये कहा कि उन्हें शक है कि इन्हीं लोगों ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच करते करते पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, हरेराम सिंह और हरफूल सिंह। ये हरेराम और हरफूल रिश्ते में भाई थे एक दूसरे के। इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया सुरेश कुमार की बेटी के किडनैपिंग के इल्ज़ाम में और इनको गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया और इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। हालांकि बाकी के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा, चार्जशीट दाखिल की, इनको ज़मानत भी मिल गई। किसी भी मुलजिम को ज़मानत मिलती है, ये उसका राइट है कि वो कोर्ट से ज़मानत के लिए अपनी मांग रखे और अगर कोर्ट संतुष्ट होता है तो ज़मानत मिल जाती है। इन दोनों को भी ज़मानत मिल गई और ये कुछ महीनों में बाहर भी आ गए। लेकिन अजीब बात ये रही कि कई महीनों का वक्त गुजर जाने के बावजूद और पुलिस ने तो मामले को सुलझा लिया क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, उनको किडनैपर बता भी दिया। किडनैप की हुई लड़की को आदमपुर की पुलिस जो है वो ढूंढ नहीं पाई। कहने का मतलब ये है कि किडनैपिंग के इल्ज़ाम में 2 लोग जेल भी चले गए, चार्जशीट भी हो गई, जेल से ज़मानत भी मिल गई। इतना सब कुछ होने के बाद कम से कम उन आरोपियों की निशानदेही पर, क्योंकि उनको पुलिस ने इंटरोगेट किया होगा और हमारे देश की पुलिस कैसे इंटरोगेट करती है ये बात छिपी हुई तो है नहीं, तो इसके बावजूद वो लड़की का कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई। कई महीने गुजर गए और इसकी जांच बाद में आदमपुर के ही चौकी इंचार्ज अशोक कुमार शर्मा को सौंप दी गई। इससे पहले कोई और ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहा होगा, लेकिन फाइनली आदमपुर का जो चौकी इंचार्ज है अशोक कुमार शर्मा, उनको इस मामले की जांच सौंप दी गई और शर्मा जी ने नए सिरे से बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद इस मामले की तफ्तीश शुरू की। उन्होंने अपने साथ एक टीम भी बनाई। उस टीम के लोगों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। एएसआई विनोद कुमार त्यागी, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर आरिफ मोहम्मद, कांस्टेबल कृष्णवीर सिंह, दीपक कुमार, अनिरुद्ध, महिला कांस्टेबल अपेक्षा तोमर और निधि सिंह। इनका जिक्र मैंने क्यों किया ये थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर अशोक कुमार शर्मा की अगुवाई में पुलिस वालों की एक अच्छी खासी टीम बनी और इन्होंने नए सिरे से उस मामले की जांच शुरू की। और आपको जानकर हैरानी होगी फरवरी में लड़की गायब हुई थी और दिसंबर महीना आते आते इस मामले की जांच जो है बिल्कुल सिर के बल खड़ी हो गई। यानी अशोक कुमार शर्मा ने एक नई थ्योरी दी और वो नई थ्योरी ये थी कि भैया जिन लोगों पर अपहरण का इल्ज़ाम है उन लोगों का तो पता नहीं, वो तो शायद बेगुनाह हैं, लेकिन इस लड़की को किडनैप करके उसी के पिता ने और उसी के भाई ने हत्या कर दी है। जब ये बात लोगों ने सुनी तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लोगों को लगा कि यार इतने शातिर लोग कि अपनी बेटी की हत्या करके ये लोग पुलिस थाने पहुंच गए, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी और न सिर्फ दर्ज करवाई बल्कि किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाकर अपने दुश्मनों को जेल भी भिजवा दिया और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो तो पुलिस वालों का भला हो कि उन्होंने फरवरी से लेकर दिसंबर तक बड़ी मेहनत की और फाइनली सुरेश कुमार जो लड़की के पिता है उसको गिरफ्तार किया और उसके साथ उसके बेटे को भी गिरफ्तार किया जिसका नाम रूप किशन है और साथ में एक रिश्तेदार देवेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार किया। और इन तीनों को, जो लड़की गायब हुई थी,
उसके कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कहने का मतलब ये कि इससे पहले जो जांच हुई थी वो जांच गलत थी, पुलिस ने अपनी ही जांच को चेंज किया और चेंज करने के बाद लड़की के पिता, भाई और एक रिश्तेदार को लड़की की गुमशुदगी नहीं बल्कि अपहरण और कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने ये बताया कि लड़की जो है वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, और चूंकि ये परिवार जो है इसको फर्जी सेल्फ रेस्पेक्ट या फर्जी मान सम्मान की इतनी चिंता थी कि इन्होंने ऑनर किलिंग कर दी अपनी बेटी की, झूठी प्रतिष्ठा या झूठी शान के चक्कर में अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इन्होंने अपनी बेटी की हत्या की और हत्या करने के बाद लाश बोरी में भरी। चूँकि कई महीने पुरानी बात है तो लाश तो अब बरामद नहीं हो सकती, लेकिन लाश उन्होंने बोरी में भरने के बाद गंगा नदी में बहा दी थी। लेकिन हमने जब गहनता से इनसे पूछताछ की, जब छानबीन की, तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कबूलनामा जो है इन तीनों का, मतलब पिता सुरेश कुमार का, भाई रूप किशन का और एक रिश्तेदार देवेंद्र का, ये सब रिटर्न कबूलनामा जो है इन लोगों का पुलिस के पास मौजूद है। साथ ही इनके कबूलनामे का वीडियो भी पुलिस ने बनवाया, और जिस तमंचे से उस लड़की के सीने में 2 गोली मारी गई थी वो तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया, और साथ ही लड़की के खून से सने हुए कपड़े और एक जोड़ी चप्पल भी उन्होंने एक खेत से बरामद किया, जिसे इन आरोपी ने उसी गांव में भोपाल नाम का एक शख्स है जिसके खेत में छुपाकर रखा हुआ था। तो फरवरी से दिसंबर आते आते मामले की जांच जो है उसमें 2 थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी किडनैपिंग की थी जो एक तरह से झूठी निकली, दूसरी थ्योरी ऑनर किलिंग की थी, और इस थ्योरी को तो झूठी नहीं कह सकते क्योंकि लड़की के खून से सने कपड़े भी बरामद हुए, वो पिस्टल भी बरामद हुई, अलबत्ता लाश नहीं मिली, और पिता भाई सारे लोग जेल चले गए, चप्पल बरामद हो गई। मोटिव पुलिस ने बता दिया कि मर्डर के पीछे की वजह जो है वो झूठी प्रतिष्ठा या शान वाली बात थी। तो गांव के सारे लोग जो है उनमें पूरे इस परिवार के प्रति भी बड़ी घृणा कह लें या बहुत हिकारत भरी निगाह से सारे लोग इस पूरे परिवार को देखते रहे, और परिवार वाले जेल चले गए। कई महीनों का वक्त गुजर गया, दिसंबर में वो जेल गए थे, और आपको पता है इस साल मार्च के महीने से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, और अभी लास्ट फ्राइडे को, आज से चंद रोज़ पहले, लास्ट फ्राइडे को आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो लड़की पुलिस वालों को ज़िंदा मिल गई, और न सिर्फ ज़िंदा मिल गई बल्कि लड़की के साथ उसका पति भी था। लड़की एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, और मेरे ख्याल से अभी भी वो शायद प्रेग्नेंट है। तो कुल मिलाकर जिस बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में पिता, भाई और रिश्तेदार जेल चले गए, वो बेटी ज़िंदा थी, और वो बेटी न सिर्फ ज़िंदा थी बल्कि वो खुद आदमपुर पुलिस स्टेशन भी पहुंची, और उसको जब पता चला कि उसके पिता और भाई और सारे लोग जेल में हैं तो उसको बड़ी अफसोस हुआ, और उसने पुलिस को बताया कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पिता और भाई को बाहर निकालिए। तो अब पुलिस नए सिरे से जो है इस मामले को बदलने में लगी है, कागजी खानापुरी कर रही है, और जो भी लोग इस इल्ज़ाम में जेल भेजे गए थे उन सारे लोगों पर से ये मुकदमा हटाया जा रहा है। लड़की ने ये बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम है राकेश सैनी, और चूंकि घर वाले इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे तो वो 6 फरवरी 2019 को अपने घर से राकेश सैनी के साथ भाग गई थी। राकेश जो कि पास के ही एक और गांव का रहने वाला है, उस गांव का नाम है पोरवा। तो पोरवा गांव, ये जो आदमपुर के जिस गांव में मतलब आदमपुर का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर है, और लड़की का जो मायका है वहाँ से भी पोरवा की दूरी बमुश्किल 5 किलोमीटर्स हैं, और ये लड़की 5 किलोमीटर के फासले पर पोरवा गांव में महीनों तक रही, एक लड़के के साथ शादीशुदा ज़िंदगी बसर करती हुई, बच्चे भी हुए। और अभी क्या है कि अब कुछ दिनों से ये लड़की दिल्ली में रह रही थी, लेकिन दिल्ली में रहने के दौरान जब इस लड़की को ये पता चला कि मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में मेरे पिता, भाई और रिश्तेदार जेल चले गए हैं, तो फिर ये खुद जो है पुलिस के पास पहुंची, और उसने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के साथ ही कहा कि जब मैं ज़िंदा हूं तो मेरे घर वालों को अपने जेल किस इल्ज़ाम में भेजा है। तो पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए, और उन्होंने इस मामले में जो भी इल्ज़ाम लड़की के पिता, भाई पर लगाए गए थे वो सारे इल्ज़ाम उन्होंने वापस लिए, और उनको अब जेल से निकालने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बीच
जो अमरोहा की पुलिस है उसने उस चौकी इंचार्ज को, जिनका मैंने आपको नाम बताया, अशोक कुमार शर्मा मेरे ख्याल से नाम था, तो अशोक कुमार शर्मा को जो है सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उस जांच टीम में जो बाकी लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और बहुत मुमकिन है कि बाकी लोगों को भी सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन एक तो ये अपनी तरह का पहला मामला नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और स्टोरी सुनाई थी जिसमें बुलंदशहर में अपने ससुराल से फरार हुई एक लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके पति और सास ससुर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। बाद में वो लड़की जो है वो भी जिंदा मिली। उस मामले में तो लड़की की लाश भी सूटकेस में बरामद हुई थी और लड़की के घर वालों ने वो लाश पहचान ली थी ये कहते हुए कि ये हमारी ही बेटी की लाश है, लेकिन बाद में पता चला कि वो लाश किसी और की थी। उनकी बेटी असल में जिंदा थी और वो छुपती फिर रही थी। ये मामला भी कुछ कुछ वैसा ही है। हालांकि उस मामले में तो फिर भी पुलिस वालों को थोड़ी रियायत दी जा सकती है, क्योंकि उस मामले में लाश बरामद हो गई थी और जब घर वाले खुद कह रहे हैं कि हमारी बेटी की लाश है, तो आप पुलिस वालों को कितना दोषी ठहराएंगे? भाई पुलिस वाले भी कोई भगवान तो है नहीं। रही डीएनए रिपोर्ट की बात, तो डीएनए सैंपल उन लोगों ने इकट्ठा कर लिए थे और जांच के लिए भेजा भी था, लेकिन इतनी जल्दी हमारे देश में डीएनए की रिपोर्ट मतलब 24 घंटे में या एक हफ्ते में नहीं आती है, थोड़ा वक्त लगता है। तो इसीलिए इस मामले में तो पुलिस वालों को फिर भी थोड़ी रियायत दी जा सकती है। लेकिन इस अमरोहा वाले मामले में पुलिस वालों की ये जो कारस्तानी है, इस पर जितनी हैरानी जताई जाए वो कम है। पूछिए क्यों? उसकी वजह यह है कि चलिए आपने लोगों को पकड़ा, धुआंधार पिटाई की, ऐसा पिटाई किया कि जो गुनाह नहीं किया था वो बात भी इन लोगों ने कबूल कर ली। हमारे देश में एक और भी कहावत है, पुलिस वाले अगर चाहें तो रस्सी को भी सांप बना देते हैं, ये उसका सबूत है। तो कबूलनामा तो इनका पुलिस वालों ने हासिल कर लिया। अब ये जो तमंचा बरामद हुआ, ये तमंचा कैसे बरामद हुआ, ये मेरे मन में एक बड़ा सवाल है। इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो ये कि इनको इतना पीटा होगा और इतना डराया होगा कि इन्होंने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं से कोई तमंचा अरेंज करके खुद ही ले आए होंगे कि माई बाप ये लो तमंचा, इसी से हमने अपनी बेटी को गोली मारी थी। तो एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो इतनी बड़ी जांच टीम बनी थी अशोक कुमार शर्मा की अगुवाई में, इस जांच टीम में ही कोई शातिर पुलिस वाला होगा और खुद उस टीम के जो मुखिया हैं उन पर भी सवाल है, सवालों के घेरे में है। इन लोगों ने खुद ही हो सकता है तमंचा जो है प्लांट कर दिया हो कि भाई इसी तमंचे से इन्होंने मारा था, हाथ में पकड़ा दिया हो ताकि मामले का खुलासा हो जाए। लड़की तो गई, अब इनको जेल भेजो। तो एक तो बात यह है। खून से सने कपड़ों पर भी मैं हैरान हूँ। भाई खून से सने कपड़े इतने महीने बाद इन्होंने कैसे बरामद किए? क्योंकि फरवरी में लड़की गायब हुई थी, दिसंबर में मामले का खुलासा हुआ, तो इतने महीनों तक वो खून से सने कपड़े कैसे हिफाजत से किसी के खेत में रखे रह सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर खून से सने कपड़े बरामद हो गए थे तो इस मामले में तो पुलिस का फ़र्ज़ था कि जब डेड बॉडी नहीं मिल रही है तो उस खून की जांच कराते, डीएनए सैंपल उन कपड़ों से हासिल करने की कोशिश करते, पता करते कि ये वाकई उसी के खून से सने कपड़े हैं या किसी और के। कहीं अब जाहिर है खून से सने कपड़े भी घर वालों ने बरामद करवाए होंगे, इस बात में मुझे शक है। मुझे लग रहा है कि पुलिस वालों ने ही ये प्लांट किया। अगर पुलिस वालों ने खून से सने कपड़े प्लांट किए तो सवाल ये उठता है कि क्या वो इंसानी खून था या फिर किसी जानवर को ही मारकर उसका खून जो है कपड़ों में लगाकर पुलिस ने इन लोगों को गुनहगार ठहरा दिया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी आने वाले दिनों में जब इन पुलिस वालों के खिलाफ तफसील से जांच होगी, मामले को डिटेल में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस की कोई दूसरी टीम, तब सच्चाई पता चलेगी। एक जोड़ी चप्पल भी बरामद कर ली। हालांकि चप्पल तो बरामद हो सकती है, लड़की अगर भाग भी गई हो अपने घर से तो भी उसके चप्पल उसके घर में रह सकते हैं। लेकिन खून से सने कपड़े, तमंचा, कबूलनामा, ये सारी चीज़ें जो है, इसको देखकर लगता है कि वाकई ये पुलिस वाले कितने लापरवाह या कितने काहिल या जो भी शब्द या विशेषण आप देना चाहे वो दीजिए, ये कैसे रहे होंगे जिन्होंने इस तरह से जांच की और एक बेगुनाह पिता को, भाई को और रिश्तेदार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाली कहानी थी जिसका खुलासा अब हुआ है। लड़की पिछले शुक्रवार को प्रकट हुई है और प्रकट होने के बाद उसने कहा है कि मैं तो सुकून से ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मेरे ही कत्ल के इल्ज़ाम में मेरे पिता और भाई जेल चले गए, जबकि उनका इस मामले में कोई दोष नहीं है, उनका कोई गुनाह नहीं है। तो इस कहानी में यहीं तक। लेकिन जैसा कि हमारी परिपाटी है, हम आपसे बात करते हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, उन कमेंट्स का जवाब देने की भी कोशिश करते हैं, प्लस
हमारे साथियों के हम नाम भी लेते हैं, तो मैं उन सारे लोगों का स्वागत सत्कार करते हुए एक बार फिर हाजिर हूँ और कुछ अपने व्यूवर्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ। एनीवे, ग्रो मंत्रा के नाम से एक आईडी है जिन्होंने पिछली जो कहानी है उस कहानी को सुनने के बाद एक कमेंट ये किया है कि ये जो मुलजिम है वो भी बड़ा अजीब है कि उसने गैस सिलेंडर की एजेंसी के पीछे ही वो क्यों पड़ गया और क्यों सिलेंडर की ख़रीद और फ़रोख्त करने में ही उसने अपना करियर बनाने का फ़ैसला किया। बिल्कुल, ये बात भी बड़ी अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको सिलेंडर की खरीद फरोख्त के पहले धंधे में धोखा हुआ, चूँकि उसके पैसे डूब गए तो उसको लगा कि नहीं अब तो काम करूँगा तो यही करूँगा। कई लोग थोड़े जुनूनी होते हैं। जुनून बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव तरीके से उसका इस्तेमाल हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जुनून हो तो अच्छी चीज़ है। अगर मान लीजिए कत्ल करने का जुनून सवार हो जाए तो फिर आदमी सीरियल किलर ही बनता है। बबन बोरुडे, मैं कभी भी नहीं भूला। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि मैं कभी भी नहीं भूला। दरअसल पिछली बार मैंने आप सबसे एक सवाल किया था। वो सवाल ये था कि मोबाइल फ़ोन मैं कई बार जब हाथ में उठाता हूँ तो मुझे देखना कुछ होता है, लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन में देखने कुछ और लगता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं मोबाइल फ़ोन में SMS का नोटिफिकेशन आया, मैं मोबाइल फ़ोन मैंने हाथ में लिया और SMS देखने के लिए मैंने मोबाइल फ़ोन अभी खोल ही रहा हूँ। जब तक मैंने मोबाइल फ़ोन अनलॉक किया तब तक मैंने देखा कि व्हाट्सएप में या फेसबुक में नोटिफिकेशन है या कहीं कुछ और स्टोरी दिख रही है, तो मैं उधर चला जाता हूँ और मैं भूल ही जाता हूँ कि मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया क्यों था। तो मैंने ये सवाल लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि मैं फ़ोन उठाता किसी और वजह से हूँ और फ़ोन में कोई और चीज़ देखकर असली वजह जिसकी वजह से मैंने फ़ोन हाथ में लिया था वो बात कई बार भूल भी जाता हूँ। तो मुझे अब थोड़ी सुकून है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ जो जिसको ये बीमारी है। बबन जी ने कहा है कि उन्हें इस तरह की बीमारी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप और सेफ और सुरक्षित रहें। लोगों ने लेकिन बिल्कुल एक अच्छी बात, एक सुझाव भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि अननेसेसरीली ये जो नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं आपके फ़ोन में, आप उसको बंद कर दीजिए। उनका ये कहना बहुत सही है। अगर आपको SMS आया है और आप SMS देखना चाहते हैं उसकी घंटी सुनने के बाद, तो आप सीधे SMS देखेंगे। आप भटकते कब हैं? जब आप SMS के लिए मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, उसे अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि फेसबुक पे 4 नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पे 4 नोटिफिकेशन, किसी और ऐप में 6 नोटिफिकेशन, तो आपको लगता है कि यार पहले ये देख ले, तो आदमी भूल जाता है। तो नोटिफिकेशन अगर ऑफ कर देंगे तो इस तरह की परेशानी नहीं होगी। एक हमारे किसी दर्शक ने, बल्कि एक से ज़्यादा दर्शकों ने ये सजेस्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है, यस सर, व्हेन यू बिगिन टू से दैट इज़ ऑल्सो मी हैपेंड। अच्छा, कोई नहीं, हो सकता इनका सेंटेंस फॉर्मेशन इस मामले में ठीक नहीं है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा होता है। पुष्पेंद्र सिंह माइती जी, बिल्कुल भूल जाता हूँ। इन्होंने भी लिखा है कि भूल जाते हैं ये। मीता भट्टाचार्य जी ने लिखा है कि तेज इज़ हिट, प्लीज़ डू कम हियर एटलीस्ट 3 days इन अ वीक, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि तेज़ में जो मेरा एक शो जुर्म के नाम से रात 10:30 बजे आता है, तेज़ एक चैनल है, सैटेलाइट चैनल, आज तक का सहयोगी चैनल, वो शो जो है, मीता भट्टाचार्य जी ने कहा है कि वो काफ़ी उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्राइम तक भी, कम से कम क्राइम तक चैनल में 3 बार तो हफ्ते में मुझे हाजिर होना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा 3 बार या फिर उससे भी ज़्यादा हाजिर होऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। बंदे कुमार जी का मैसेज है, इन्होंने लिखा है, मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है सर, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है। गुलशन कुमार जी लिखते हैं, सर ये फ़िलहाल मैं ही पकड़ा गया, डॉक्टर अभी थोड़े दिन पहले अरेस्ट किया था। अच्छा, उन्होंने उस स्टोरी के बारे में बताया जो स्टोरी मैंने पिछले साल पिछले साल नहीं, पिछले एपिसोड में सुनाई थी। उस स्टोरी के बारे में कह रहा है कि ये बंदा जिसे पुलिस ने पकड़ा है वो रिसेंटली अरेस्ट किया गया है। उस स्टोरी के बारे में मैं कम से कम बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने वो स्टोरी ना देखी हो, तो मैं पहले ही पूरी कहानी अगर अभी कमेंट्स पढ़ने के दौरान अगर बता दूंगा तो लोग उस स्टोरी को देखना नहीं चाहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उसके बारे में कम बता रहा हूँ। तुषार चौधरी कह रहे हैं, नहीं सर, हम तो जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, भटकते नहीं हैं। बिल्कुल तुषार जी, ये बहुत अच्छी बात है। मोनन सारंग, खाना खाकर ये साउंड सिस्टम सही करें तभी आप प्रोग्राम शो करें। अच्छा, साउंड सिस्टम सही करने के लिए खाना खा लेना ज़रूरी है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन चलिए सारंग साहब, साउंड सिस्टम सही करने की और कोशिश करेंगे। आसिम जी, आपसे भी मेरी गुजारिश है, मोहम्मद आसिम मेरे साथी, कि ऑडियो को लेकर लोगों की जो शिकायत आती है उसे हमें दूर करना ही होगा। लक्ष्मी नारायण जी, युवा पीढ़ी मोबाइल का गुलाम हो रही है, इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, काफ़ी हद तक आपकी बात सही है। टाइम ट्रैवलर, मैं खोलता हूँ मोबाइल सिटी बैंक की नोटिफिकेशन देखने के लिए और PUBG खेल के 2 घंटे बाद फ़ोन बंद कर लेता हूँ।
बताइए, इनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मुझसे भी ज़्यादा शिकार है ये, 2 घंटे खेलते हैं ये। सौरभ मोदगिल साहब, सभी को सेम प्रॉब्लम है सर जी, इन्होंने लिखा है और इन्होंने मेरा हालचाल पूछा। थैंक यू सौरभ जी। अमित राज, मोस्ट ऑफ द पीपल भटक जाते हैं फ़ोन उठाने के बाद किसी काम से और करते कुछ और हैं, नोटिफिकेशन की वजह से ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। पूनम XYZ ने ये कमेंट किया है। बिमल लिंबू, यस सर, इट हैपेंड सेवरल टाइम फ्रॉम HK। HK का मतलब मैं नहीं समझा। तो शोभा कुलकर्णी जी, नाइस लिखा है इन्होंने। रतन राज जी, आपका तो मैं स्पेशल जो है वो यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। रतन राज हमारे दर्शक हैं, ये बिहार से हैं, भागीपति खुर्द गांव से, और इन्होंने ये लिखा है कि वो मेरे फ़ैन हैं। चलिए, आपकी नवाजिश है रतन राज, लेकिन जो खुशी की बात और बड़ी बात है वो ये कि आज उनका बर्थडे है, तो मैं उनको विश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो रतन राज, और मुझे अच्छा लगा कि आप क्राइम तक के इतने हार्डकोर फ़ैन हैं। थैंक यू वेरी मच। परूप श्रेष्ठा जी हैं, लव यू फ्रॉम हैम्बर्ग जर्मनी सर, ये लिख रहे हैं। किरण शर्मा जी, हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। प्रकाश कुमार, इस कोरोना टाइम में दिमाग गजनी हो गया है, बस 15 मिनट याद रहता है। प्रकाश कुमार जी, अपना ख्याल रखिए। 15 मिनट याद रहता है, उसके बाद की सारी चीज़ें, उससे पहले की सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, ये तो बहुत डेंजरस बात है। सुनील कुमार जी, इन्होंने लिखा है सही है। संदीप शुक्ला जी, दिशा की मर्डर का वीडियो देखने के बाद मैं आपका चैनल अब अनसब्सक्राइब करने वाला सी। अच्छा, इन्होंने पंजाब में लिखा है। दिशा दी मर्डर दे वीडियो तो बाद मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब करने वाला सी, पर फिर मैंने सोचा तुहाडे लोका ते लख लानता कौन पावेगा। तो इन्होंने कहा कि दिशा की माँ ने जो वीडियो जारी किया था, उस वीडियो को देखने के बाद ये हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करना चाहते थे, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, हमें लानत देने के लिए उनको सब्सक्रिप्शन लेकर रखना ज़रूरी है। चलिए, आपकी ऐसी सोच, कोई दिक्कत नहीं। संदीप शुक्ला जी, आपको मुबारक हो। फरजाना अजीज़, यस सर लिख रही हैं। मुकेश कुमार जी सर होता है, इन्होंने लिखा है। संदीप सुक्खा जी, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस की असली कहानी भी सुनाओ, समाज अवेयरनेस के देख के डरो। एनीवे, जब मिरर में अपने शक्ल देखते हो तब कैसी फीलिंग आती है? मुझे संदीप शुक्ला जी कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि बेशक सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी जो भी कहानी या जो भी वाक़ये आप क्राइम तक पर सुन या देख रहे हैं, उसको लेकर आप ये राय बना सकते हैं कि क्राइम तक के फला ने पैसे ले लिए हैं, पुलिस वालों ने पैसे खिला दिए हैं, कोई कह रहा है कि रिया ने पैसे दे दिए हैं, लेकिन मैं बहुत चैन की नींद सोता हूँ, क्योंकि मेरा ज़मीर जानता है कि पैसे लेना खाना तो बहुत दूर की बात है। कभी हमारी किसी ऐसे आदमी से बात ही नहीं हुई जो सुशांत सिंह राजपूत के केस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जिन्होंने हमसे कोई अप्रोच किया हो। तो ऐसी सोच अगर आप रखते हैं तो ऐसी सोच आपको मुबारक हो, लेकिन मैं बहुत सुकून से सोता हूँ और मिरर भी देखता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत गर्व से देखता हूँ। राजेश्वर नाग, इसे फांसी क्यों नहीं हुआ? उस स्टोरी के बारे में ये कह रहे हैं जो पिछली बार मैंने सुनाई थी ये कहानी। वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे मुजरिमों को तो फांसी देनी ही चाहिए। पता नहीं क्यों अदालत ने क्यों फांसी नहीं दी, इतनी घृणित और इतनी बड़ी घटनाओं के बाद। JP सर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है ही वाज आउट ऑन बेल, बाहरी जुडिशरी। बिल्कुल, यहाँ पर जुडिशरी पर भी सवाल उठता है कि कोई बेल या पैरोल पर कैसे आ सकता है जब इतना हार्डकोर क्रिमिनल है वो। राजीव सिंह, यू आर राइट, इन्होंने लिखा है। उपमा सरकारी रंजन, इन्होंने कहा है कि नहीं सर, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होता, जब तक कोई बेहद ज़रूरी नोटिफिकेशन न हो तो इसके बाद भी मैं अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलती हूँ। बहुत अच्छी बात है उपमा जी, इस तरह का सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन और फोकस्ड होना जो है, ये मतलब आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर को और कैरेक्टर को शो करता है। प्रियंका घोष, हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। प्रियंका के साथ ऐसा ही होता है जैसा मेरे साथ होता है कि अक्सर मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, देखना कुछ और होता है, भटक कर कुछ और देखने लगते हैं। राउंड टू हेल, अक्सर ऐसा होता है, भूल जाता हूँ मैं। संदीप शुक्ला जी, जस्टिस फॉर SSR की इन्होंने मुहिम चला रखी है। जमीर जगाओ, बी ऑनेस्ट, हिज वर्क, हिज नहीं, मेरे ख्याल से हमारे बारे में आप कह रहे हैं, तो योर वर्क लिखिए आप। एनीवे, जमीर तो मेरा जागा हुआ है। इसके साथ बहुत सारे और हमारे दर्शक हैं, जल्दी से उनका नाम लेना चाहूँगा, कमेंट बाद में पढ़ूँगा। मामोनी दास, डोंट वेस्ट अ टाइम, दीपमाला अर्जरिया, अमित कुमार झा, दीपमाला अर्जरिया तो मैंने पढ़ लिया। M सोमा जाना, वैभव नितेश, दीप्ति रॉय, पम्मी सिंह ठाकुर, असगर अली, तस्नीम घलडियाली, जसकरण सिंह, CA सौरभ,
सृज के नाम से आईडी है, बगीचा सिंह साहब, कृष्णा शर्मा, मयंक कुमार शुक्ला, ललिता बिष्ट, अरविंद सोनी, मिथिलेश कुमार, नूर आलम, कास्टर सिंह, रूबी सिंह राजपूत, नवनीत ट्रेडर्स, जय चक्रवर्ती, उत्कर्ष प्रति त्रिपाठी, राम शकल तिवारी, ब्रजेश मुदगल और भी बहुत सारे लोग, पूजा वर्मा, कविता गुप्ता, विजय शर्मा। आज थोड़ी वक्त की कमी है, गुस्ताखी माफ़ करेंगे, सारे लोगों का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, सारे लोगों का नाम तो ऐसे भी नहीं पढ़ पाऊंगा, इतना प्यार आप लोगों से मिलता है, इतने कमेंट्स आते हैं कि सारे लोगों का नाम पढ़ूं तो बहुत वक्त चला जाएगा। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कमेंट का सिलसिला आप जारी रखिए। समीर थापा, चंद्रानी मंडल, सुनील कुमार, कैलाश चौधरी, राज पटेल, सचिन कुमार, इंदु शर्मा, SW, घोस्ट राइडर, विश्वजीत कुलकर्णी, बालम राणा, श्रवण कुमार, गुरजीत सिंह। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच इतने कमेंट्स करने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए और इतना सिर आंखों पर बिठाने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्राइम तक की पूरी टीम बड़ी आभारी है। और बस फ़िलहाल मुझे और आसिम को इजाज़त दीजिए। जिन लोगों के कमेंट्स आज मैं नहीं पढ़ पाया उनसे मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो कमेंट्स फिर पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं ये तो नहीं कहता कि जिनके आज नहीं पढ़ा उनके नाम या कमेंट अगली बार ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि रैंडमली जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो किसका कमेंट मेरी आंखों के सामने आएगा। ये तो चांस की बात है। अगर किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ या नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई नाराज़ हैं या जानबूझकर किसी को इग्नोर कर रहे हैं। नाराज़ भी क्यों होंगे और इग्नोर भी क्यों करेंगे? आप सारे लोग हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कोई और दर्शक। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही। बहुत अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मुझे और आसिम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।